वेरी गुड. लेटरलिटी, ACC एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा यूजुअली यूनिलेटरल होगा, ठीक है, लेकिन मेटास्टेसिस जो होगी वो यूजुअली बायलैटरल होगी. अच्छा, जब बायलैटरल मेटास्टेसिस होगी तो कौन सा हार्मोन होगा जिसकी डेफिशिएंसी हो सकती है? जाहिर है दोनों तरफ मेट्स है, पूरे एड्रेनल ग्लैंड मेट्स से भरे हुए हैं. सो व्हाट कैन हैपन? कॉर्टिसोल प्रोडक्शन कम हो सकती है बिकॉज द होल एड्रेनल ग्लैंड्स आर occupied by the metastasis. So there can be an Edison like picture that you can see. Adrenal insufficiency की picture आपको मिल सकती है. Bilaterality was associated with a 2.3 times higher risk for malignancy where when compared with unilateral adrenal tumors. तो अगर कोई bilateral आपको चीज नजर आ गई, bilateral tumor नजर आ गया, तो there is a 2.3% chance that this might be malignant. अगर malignant होगा तो मुझे जवाब ये दो कि अब आपने देखा CT स्कैन आया, दोनों तरफ ट्यूमर है, यहाँ भी वहाँ भी, तो आपके जहन में आएगा डॉक्टर अली बता के कहते कि 2.3 चांस है दिस में भी मैलिग्नेंट. तो कौन सी मैलिग्नेंसी जहन में आएगी, ACC या आपके जहन में क्या आएगा? क्योंकि ACC इज यूनिलैटरल, लेकिन वो भी मेटास्टेसाइज कर सकता है दूसरे एड्रेनल ग्लैंड में, बट ऑब्वियसली नॉट दैट कॉमनली, ठीक है. ट्यूमर ग्रोथ, तो आम तौर पे जो बताया जाता है कि 50 महीनों में अगर कोई एडेनोमा है तो इन 50 मंथ्स टाइम 2 मिलीमीटर ग्रोथ उसकी होगी, और 2 मिलीमीटर ग्रोथ. तो एडेनोमा तेजी से ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिलीमीटर ग्रो करेंगे इन 50 मंथ्स टाइम. फियोक्रोमोसाइटोमा स्लो होता है, 3 to 5 मिलीमीटर पर ईयर ग्रो करता है. फियोक्रोमोसाइटोमा कितना ग्रो करेगा? 3 to 5 मिलीमीटर पर ईयर. An absolute growth of 8 millimeters in 2 to 12 months. अब 8 मिलीमीटर अगर किसी ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है एक साल में, तो दिस इज 72% सेंसिटिव एंड 81% स्पेसिफिक फॉर डायग्नोजिंग मेलिग्नेंसी. इसका मतलब किसी भी ट्यूमर को आपने कहा ठीक है इसको ऑब्जर्व करते हैं, 6 महीने में दोबारा CT स्कैन कराएंगे, पता चला 6 महीने में ट्यूमर की ग्रोथ हो गई 0.5 सेंटीमीटर. नाउ द चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी आर गेटिंग हायर. याद रखें एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा में आप बायोप्सी अवॉइड करेंगे क्योंकि आप बायोप्सी में नीडल ट्रैक के जरिए उसको मेटास्टेसाइज कर सकते हैं, ठीक है. जाहिर है एड्रेनल ग्लैंड बहुत अंदर है तो आप ह्यूज नीडल डालेंगे, पुल इट बैक, आप सीडिंग कर देंगे ट्यूमर की. तो आपको अवॉइड करनी है कि आप अवॉइड करेंगे कि आप ना करें, ठीक है. चलें इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं. सो ओके, ट्यूमर ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्यूमर ग्रोथ कितनी स्पीड पे हो रही है. सो द मोर अ ट्यूमर ग्रोस फास्टर द चांस ऑफ मेलिग्नेंसी इज हायर, ठीक है. सो ये हम सारे फैक्टर्स डिस्कस करें. स्टेरॉइड प्रोफाइलिंग, स्टेरॉइड प्रोफाइलिंग किसको इंडिकेट करेगी? एंड्रोजन ट्यूमर्स को. जो एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा है वो ज़्यादा स्टेरॉइड्स बनाएगा, वो ज़्यादा एंड्रोजन्स बनाएगा. एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग एडेनोमा बड़े रेयर होते हैं. एंड्रोजन ज़्यादा कौन बनाता है? ACC, एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा बनाता है. So again, ACCs, they secrete steroid precursors in increased amounts, sometimes as high as 10 to 40 times higher than in normal adrenal glands. यूरिन स्टेरॉइड प्रोफाइलिंग भी होती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है. और इवन अगर नॉन फंक्शनिंग ACC होगा जो आपको एंड्रोजेनिक फीचर्स नहीं दे रहा है लेकिन वो भी एंड्रोजन ज़्यादा बना रहा होगा या स्टेरॉइड ज़्यादा बना रहा होगा. तो ये वो 3 जोन्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस. हमने बात की कि क्या क्या बनाते हैं. ये याद रखें कि सारे के सारे स्टेरॉइड्स हैं जितने भी बना रहे हैं, ठीक है. एंड देन द मेडुला विद सीक्रेट्स एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन जो फियोक्रोमोसाइटोमा है. ये वो पूरा पाथवे है स्टेरॉइड प्रोडक्शन का जो याद करना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन क्या बनाता है. अच्छा, याद करने की जरूरत भी नहीं, हर चीज़ को रट्टा लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. तो ये वो पूरा स्टेरॉइड का पैनल है जो ब्लड में होता है ऊपर, और ये नीचे यूरिन में ये सारे स्टेरॉइड सीक्रेट होते हैं. जो हमारे यहाँ ये यूरिन और ब्लड स्टेरॉइड प्रोफाइलिंग नहीं होती. हमारे यहाँ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. तो अगेन ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन हो रही है, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और फिर आगे चल के एंड्रोजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसमें से क्या हम टेस्ट करा सकते हैं? हम टेस्ट करा सकते हैं DHEAS, जिस पर मैं आगे चल के अभी बात करूंगा, ठीक है. एड्रेनल बायोप्सी रेयरली नीडेड इन द डायग्नोस्टिक वर्कअप ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. आपके पास बहुत सारे और फीचर्स हैं जो हमने बात कर ली. ट्यूमर साइज पे बात की, ग्रोथ पे बात की, लेटरलिटी पे बात की, CT फीचर्स पे बात की हमने, और किस पे बात की? स्टेरॉइड प्रोफाइलिंग पे बात की. फैंटास्टिक. सो रेयरली नीडेड, बायोप्सी की जरूरत नहीं है. इट मे बी यूजफुल इन इनडिटर्मिनेट नॉन फंक्शनिंग एड्रेनल masses where the results of biopsy will change management. Such as patients suspected to have malignant adrenal tumors other than ACC like metastasis, sarcoma, lymphoma, or in infective etiology if you at all need a biopsy, ठीक है.
Adrenal biopsy has poor accuracy in diagnosing ACC and may present with a higher risk of needle track seeding. Non-invasive diagnosis of ACC is the key. ये याद रखना है. Good. अच्छा, अब ये पिक्चर है, ये छोटी पिक्चर है, so let's just zoom it a little bit, ठीक है? So अगर आप बीच में आ जाएं सेंटर पे इस पिक्चर के, अब हम खत्म की तरफ जा रहे हैं आखिर में. यहाँ जो साथ साथ रहा वो आखिर के 3 केसेस सॉल्व करने, और डॉक्टर संतोष ने इनाम का ऐलान कर दिया, मैंने उनकी तरफ से कर दिया. तो ये अब गौर से सुनना है. देखिए मिडिल में हम, बीच में बिल्कुल न्यूली डायग्नोज एड्रेनल मैस आपके पास क्लिनिक में आ गया. अब आपने सीटी स्कैन ज़ाहिर देखा, हाउंसफील्ड यूनिट आपने चेक किया, लेस देन 10 है, तो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी एंड फियोक्रोमोसाइटोमा 0% है. लेस देन 10 HU में मेलिग्नेंसी नहीं होगी, और आज तक दुनिया में एक भी फियो का ऐसा केस नहीं आया जो लेस देन 10 HU हो. तो आप चले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, बिनाइन एड्रेनल मैस की तरफ, लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं 3 आपके पास चीज़ें लिखी हुई है, एडेनोमा, माइलोलाइपोमा और हाइपरप्लेजिया. ये 3 गोल गोल सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं. सबसे ज्यादा एडेनोमा होते हैं, और आप देख रहे हैं एडेनोमा लेस देन 4 सेंटीमीटर की तरफ ज्यादा है, लेकिन मोर देन 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है. हम लेफ्ट साइड पे टॉप पे है, ठीक है. आई एम सॉरी, मैं प्रोजेक्ट इसको नहीं कर पा रहा. और फिर आप देख रहे हैं हाइपरप्लेजिया है, विच इज लेस देन 4 सेंटीमीटर भी है, मोर देन 4 सेंटीमीटर भी है, और माइलोलाइपोमा भी दोनों हैं. फिर अगर नीचे आ जाए यूनिलैटरल बायलैटरल, तो एडेनोमा आप देखें ज़्यादा यूनिलैटरल है, माइलोलाइपोमा भी ज़्यादा यूनिलैटरल है, लेकिन हाइपरप्लेजिया ज़ाहिर है बायलैटरल है. ये 3 चीज़ें बिनाइन में अब आपने सोचनी है, एडेनोमा, माइलोलाइपोमा एंड हाइपरप्लेजिया. अब अगर हम इस तरफ आ जाएं, जहाँ 10 से 20 के बीच में अगर HU है, तो चांस ऑफ मेलिग्नेंसी एंड फियो इज 2%. और अगर मोर देन 20 HU है, तो चांस ऑफ फियो एंड मेलिग्नेंसी इज मोर देन 10 to 20%, इवन मोर. तो अब यहाँ पे जब हम आएंगे राइट साइड पे, जहाँ हाउंसफील्ड यूनिट 10 और 20 के बीच में या 20 से ज़्यादा है, तो 2 चीज़ें ऐड हो जाएंगी, फियो और ट्यूमर्स. अब आप देखें लेस देन 4 सेंटीमीटर, मोर देन 4 सेंटीमीटर में 5 चीज़ें आ गई, एडेनोमा भी है, हाइपरप्लेजिया भी है, और फियो, ACC और मेटास्टेसिस भी आ गए. और आपने देखा कि जो फियो है वो मोर देन 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसी तरह ACC ज़्यादातर मोर देन 4 सेंटीमीटर है. लेकिन एडेनोमा मैंने बताया था, कुछ लिपिड पुअर एडेनोमा भी होते हैं जिसमें हाउंसफील्ड यूनिट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो यूजुअली लेस देन 4 सेंटीमीटर है. लेटरलिटी में देखें तो हाइपरप्लेजिया दोबारा बायलैटरल है, मेटास्टेसिस कुछ हद तक बायलैटरल है, ACC हमेशा यूनिलैटरल है. और फियो कितने % बायलैटरल होता है? वेरी गुड, तालियां बजाएं इनके लिए जी, वेरी गुड, तालियां बजा दें जल्दी से. अब हम आ जाते हैं हार्मोनल वर्कअप में, ठीक है. नीचे चलें, इस पे आगे बात होगी हमारी. हार्मोनल वर्कअप में जाहिर है जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, आपको फियो लग रहा है तो आप फियो के वर्कअप की तरफ जाते हैं. वो हम कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं. यहाँ तक बात समझ आ गई कि मेलिग्नेंसी कैसे देखेंगे. मैं 2-3 क्विक सवाल करता हूँ, आगे बढ़ जाऊँगा. मेलिग्नेंसी में HU 35 है और HU 7 है, किस में मेलिग्नेंसी का चांस ज़्यादा है? यूनिलैटरल ट्यूमर, बायलैटरल ट्यूमर, ACC का चांस किस में ज़्यादा है? यूनिलैटरल. वेरी गुड, ACC का चांस यूनिलैटरल में ज़्यादा है. अगर आपको बायलैटरल ट्यूमर नजर आ गए, मेलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस के मोर, फैंटास्टिक, ग्रेट, जबरदस्त, ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. स्टेरॉइड्स कौन सा ट्यूमर बनाता है? ACC. स्टेरॉइड्स सारे, वेरी गुड. लेकिन जो स्टेरॉइड्स कई गुना बढ़ जाएंगे, 40 टाइम्स मोर देन नॉर्मल, वो ACC में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब हमें डिसाइड करना है कि हार्मोनल एक्सेस का क्या करें, ठीक है. हार्मोन भी तो देखना है कि हार्मोन बन रहे या नहीं बन रहे, ठीक है. सो डायग्नोजिंग एड्रेनल हार्मोन एक्सेस, ठीक है. अब अगर इसमें आपको हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ है नहीं है, डिस्लिपिडीमिया है नहीं है, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स है, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हुए, कैंसर्स हैं, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है कि नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में ट्यूमर्स थे कि नहीं थे. मेडिकेशंस पूछनी है, बहुत सारी मेडिकेशंस इस पाथवे को ऑल्टर करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को. मेडिकेशंस पूछनी है. क्लिनिकल असेसमेंट करनी है जिसमें आपको बॉडी मेजरमेंट, हाइट, वेट, साइन एंड सिम्टम्स, कॉर्टिसोल के एक्सेस के साइन एंड सिम्टम्स भी देखने हैं, एल्डोस्टेरोन एक्सेस के लिए हाइपरटेंशन चेक करना है. इसके अलावा आपको एंड्रोजन एक्सेस है तो वो भी देखना है. फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फैमिली में कोई एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स थे कि नहीं थे, ये देखना है, ठीक है. गुड. फिर लेबोरेटरी वर्कअप क्या करेंगे. अब देखें लेबोरेटरी वर्कअप में हमारे पास कितनी चीज़ें थी. एक तो कुशिंग्स हैं, एक एल्डोस्टेरोन है, एक एंड्रोजन्स हैं, और चौथा कैटेकोलेमाइंस है. 4 चीज़ें तो हमें देखनी है. क्या सब कुछ करेंगे हर पेशेंट में? नहीं. तो फिर क्या करेंगे? डिपेंड करता है. वेरी गुड, डिपेंड करता है. कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं, जो आपको नहीं भी मिलेगा तो आपको टेस्ट करना है. मिसाल के तौर पे तमाम पेशेंट्स में आप 1 मिलीग्राम डेक्स सप्रेशन टेस्ट कराएंगे,
क्योंकि कुशिंग्स कम होगा, 100 में से 3-4 में मिलेगा एड्रेनल इंसिडेंटलोमा में, लेकिन जो माइल्ड ऑटोनॉमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन है वो आपको 50% एडेनोमास में मिलेंगी, 50%। ये माइल्ड ऑटोनॉमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन क्या होती है कि थोड़ा थोड़ा कॉर्टिसोल बनता है, उसने फ्रैंक्स कुशिंग्स नहीं कराई लेकिन डायबिटीज करा दी, हाइपरटेंशन करा दिया, डिस्लिपिडीमिया करा दिया, ओबेसिटी करा दी, हार्ट अटैक करा दिया, लेकिन कुशिंग्स नहीं है। बहुत सारे हमारे डायबिटिक और हाइपरटेंसिव ये माइल्ड ऑटोनॉमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन लेके बैठे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। अब हर पेशेंट में आप 1 मिलीग्राम डेक्स सप्रेशन टेस्ट कराएंगे। 1 मिलीग्राम डेक्स सप्रेशन टेस्ट पता है ना कैसे कराते हैं? 0.5 मिलीग्राम की डेक्सामेथासोन की टैबलेट आती है, वो रात को 2 टैबलेट 11 बजे देते हैं, अगली सुबह 8 बजे आप कॉर्टिसोल चेक कराते हैं। जब आप बाहर से डेक्सामेथासोन देंगे तो अंदर के कॉर्टिसोल को क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा, तो सुबह आपको 1.8 से कॉर्टिसोल कम मिलेगा। अगर 1.8 से ज्यादा है तो कॉर्टिसोल एक्सेस है। ये सारे मरीजों में कराएंगे। अगर हाइपरटेंशन है तो रेनिन एल्डोस्टेरोन कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। कुछ गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि अगर हाइपरटेंशन है विदाउट और विद हाइपोकैलीमिया, या अगर सिर्फ हाइपोकैलीमिया भी और हाइपरटेंशन नहीं है तो भी आप रेनिन एल्डोस्टेरोन कराएंगे, ठीक है, बिकॉज द हाइपरटेंशन मे नॉट मैनिफेस्ट एट दैट टाइम जब आप चेक कर रहे हैं। इसी तरह अगर हाउंसफील्ड यूनिट 10 से कम है तो क्या फियो को इवेल्युएट करेंगे? कोई जरूरत नहीं है। अगर हाउंसफील्ड यूनिट 10 से ज्यादा है तो आप फियो के टेस्ट कराएंगे, जिसमें आप मेटानेफ्रीन, यूरिनरी और प्लाज्मा दोनों कराएंगे। अगर आप कुशिंग सस्पेक्ट वाकई कर रहे हैं तो आप 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल भी फिर कराएंगे। अगर बायलैटरल किसी को मैसेज है तो आप CAH के लिए 17 OHP भी कराएंगे, CAH देखने के लिए, अनडायग्नोज CAH देखने के लिए। इसके अलावा फिर जाहिर है कॉर्टिसोल अगर सब बढ़ा हुआ आ गया तो आप क्या देखेंगे? ACTH देखेंगे। ACTH क्यों कराएंगे? क्या देखने के लिए? वेरी गुड, कि पिट्यूटरी की वजह से बढ़ रहा है या एड्रेनल की वजह से बढ़ रहा है। तो अगर एड्रेनल की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ACTH क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सप्रेस्ड हो जाएगा, ACTH कम आएगा। एक्सेलेंट, ठीक है। अब आपके पास ये सब करने के बाद 3 चीजें होंगी। या तो आपको लगेगा कि नहीं मैलिग्नेंसी भी नहीं है, हार्मोन एक्सेस भी नहीं है, तो आप फॉलो करें मरीज को। आपको लगता है कि नहीं देयर इज हार्मोन एक्सेस, तो फिर आप उस हार्मोन एक्सेस को फिर कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। तमाम हार्मोन्स के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं फियो के अलावा। और अगर आप मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ACC है, तो जाहिर है आप ऑन्कोलॉजी टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को ऑन बोर्ड लेंगे, ठीक है। तो 3 ही चीजें होंगी। या तो आपको लगेगा हाँ भाई मैलिग्नेंट भी है, हार्मोन भी ज्यादा बना रहा है, या मैलिग्नेंट भी नहीं है, हार्मोन भी नहीं बना रहा, या मैलिग्नेंसी लग रही है, ऑन्कोलॉजी को ऑन बोर्ड ले लिया, या आपको लगता है हार्मोनल एक्सेस है, या तो ये फियो है, एल्डोस्टेरोन एक्सेस है, या कॉर्टिसोल एक्सेस है, तो आपको ट्रीट करेंगे एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एज अ फिजिशियन। ये स्लाइड्स में बहुत सारा लिखा है, लेकिन मैं जरा कोशिश करूंगा क्विक बताऊं, एंड यू कैन ऑलवेज। मैं आपको एक रिव्यू आर्टिकल, इसका बहुत जबरदस्त रिव्यू आर्टिकल इस पे आया जिससे मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया था, मैं आपको गाइड कर दूंगा, वो आर्टिकल दे दूंगा। कॉर्टिसोल एक्सेस में 2 चीजें, माइल्ड ऑटोनॉमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन जो 50% इंसिडेंटलोमास में होता है, वो आप ओवरनाइट डेक्स सप्रेशन टेस्ट कराएंगे, अगले दिन वो लेस देन 1.8 नहीं होगा। तो अगर ये 1.8 और 5 के बीच में है तो ये पॉसिबली मैक्स है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा आ जाता है, 1.8 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 1.8 और 5 के बीच में है तो पॉसिबली माइल्ड ऑटोनोमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये माइल्ड ऑटोनोमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन है। लेकिन अगर किसी को स्ट्राया भी हैं, बफेलो हम्प भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कुशिंग्स डिजीज हो जाएगा। कुशिंग्स इज रेयर, 3 to 5% ऑफ एड्रेनल इंसिडेंटलोमा आर कुशिंग्स, एडेनोमास। एडेनोमास में से 3 से 5% कुशिंग्स है, लेकिन 50% मैक्स है जो मिस हो जाता है। इस पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं पढ़ रहा हूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। सो अब न्यूली, अब ये लेफ्ट वाला आप ऊपर से मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। न्यूली डायग्नोज एड्रेनल लीजन था, आपने 1 mg डेक्स सप्रेशन कराया, 1.8 से कम आना चाहिए था, 1.8 से कम नहीं आया, 1.8 से ज्यादा आ गया, तो मतलब कॉर्टिसोल का एक्सेस है। कॉर्टिसोल का एक्सेस है। अब लेफ्ट पे पढ़ो, आर देयर एनी क्लिनिकल साइंस ऑफ ओवर्ट कॉर्टिसोल एक्सेस? यस, तो फिर तो ये कुशिंग्स हो गया। अब कुशिंग्स हो गया तो आपने ACTH कराया और कुशिंग्स की तरफ आगे बढ़ गए, जिस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर नो, अगर ओवर्ट कॉर्टिसोल एक्सेस के साइंस नहीं है तो ये MACS मैक्स है, माइल्ड ऑटोनॉमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन। अब इसमें आपने देखना है कि क्या इसकी एड्रेनलेक्टोमी करें या नहीं करें। ये देखने के लिए क्या देखते हैं? अगर पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी है, सिवियर ओबेसिटी भी है, ऑल्दो के कुछ से फीचर्स नहीं है, हम अक्सर देखते हैं ना स्ट्राया नहीं है, हम कहते हैं नो स्ट्राया, अरे स्ट्राया नहीं है, ओबीस तो है, ठीक है। अब जरूरी है हम स्ट्राया का वेट करके कहें जी कुशिंग्स हो गया अब करें? नहीं, तो माइल्ड ऑटोनोमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन को देखना है और उसमें भी एड्रेनलेक्टोमी कराते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। चलें, इसके बाद आप देखते हैं कि यूनिलैटरल मास है कि बायलैटरल मास है, और फिर उसको उसकी तरह इवेल्युएट करते हैं। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे।
फिर आ जाते हैं एल्डोस्टेरोन एक्सेस के लिए। एल्डोस्टेरोन एक्सेस को कब चेक कराएंगे? जब हाइपरटेंशन हो, चाहे हाइपोकैलीमिया हो चाहे नहीं हो। और अगर सिर्फ हाइपोकैलीमिया और हाइपरटेंशन नहीं है तो भी कुछ गाइडलाइंस कहते हैं कि नहीं कराएं चेक, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन रेनिन आप दो चीजें उस वक्त चेक करेंगे, एल्डोस्टेरोन और रेनिन, और फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट अलग है। एल्डोस्टेरोन रेनिन जो दुनिया भर में होता है ना, वो रेनिन एक्टिविटी होता है। हमारे यहाँ जो AKU लैब इसको सबसे बेस्ट करती है कराची में, तो रेनिन लेवल करती है, तो एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशियो 2.7 होना चाहिए। फिर कुछ गाइडलाइंस कहती हैं नहीं एज वाइज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारे लैब वैल्यूज सारे लिखे हुए, उसकी बहस में भी नहीं जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं एंड्रोजन एक्सेस। तो एंड्रोजन एक्सेस के लिए आपको सिम्टम्स भी मिल रहे हैं और आप स्टेरॉइड प्रोफाइलिंग भी कराएंगे। और कौन सा स्टेरॉइड है जो मैंने बताया था कि चेक करते हैं आप? DHEAS। वो क्यों कराते हैं वो भी बताता हूँ। कैटेकोलेमाइन एक्सेस, अगर कोई आया है आपके पास, स्वेटिंग भी हो रही है, हेडेक भी है, पैल्पिटेशंस भी हैं, PPP हैं, तो उसमें आप कैटेकोलेमाइन कराएंगे। यूरिन एंड प्लाज्मा मेटानेफ्रीन्स एंड नॉन मेटानेफ्रीन्स, और यूरिनरी प्लाज्मा, यूरिनरी मेटानेफ्रीन्स, नॉन मेटानेफ्रीन्स भी आप कराते हैं, उसकी अलग सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है। लेस देन 10 HU में क्या कैटेकोलेमाइन चेक करेंगे? कोई हाइपोकैलीमिया नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, एल्डोस्टेरोन चेक करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, ओबीज भी नहीं है, कुशिंग्स भी नहीं लग रहा, क्या उसमें 1 mg डेक्स सेपरेशन टेस्ट कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। क्या DHEAS कराएंगे? एंड्रोजेनिक फीचर्स नहीं है, कराएंगे। हर ट्यूमर में DHEAS और 1 mg डेक्स सेपरेशन कराना है, ठीक है। अब इस पे आगे बात करेंगे। देखिए एंड्रोजन प्रोडक्शन कहाँ से होती है? मेल्स में टेस्टोस्टेरोन किधर से बनता है? आसान, टेस्टिस से बनता है ना। लेकिन देयर इज सम टेस्टोस्टेरोन दैट इज आल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ओवरीज, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड भी थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, इसी तरह फीमेल्स में ओवरीज भी बना रही है, एड्रिनल ग्लैंड भी बना रहे हैं। लेकिन एक ऐसा स्टेरॉइड आपको मिलेगा DHEAS जो सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड बना रहा है। यानी फीमेल्स में भी अगर आपने DHEAS किया है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपको पता है कि चाहे विमेन हो चाहे मैन हो, DHEAS किधर से आता है? तो अगर आपने एड्रिनल ट्यूमर को पिक करना है, एड्रिनल एंड्रोजन एक्सेस को पिक करना है, तो पिक इट अप, DHEAS को पिकअप करें, ठीक है। दैट्स व्हाई वी चेक DHEAS, जो हमारे केस में इजी है। अच्छा, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी एसोसिएटेड है एड्रिनल ट्यूमर्स के साथ, खास तौर पे फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ। मैं एक दो के नाम लूंगा, मैं डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि फैमिली हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है। वॉन हिप्पल-लिंडौ डिजीज जिसमें फियो होता है और साथ में हेमेंजियोब्लास्टोमा, रेटिनल एंजियोमा, रीनल सेंट ट्यूमर, पैंक्रियाटिक न्यूएंडोक्राइन ट्यूमर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है सारी चीज़ें याद कर लें, मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। FCPS 2 के एग्जाम में तो बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सो MEN2 जो है उसमें फिर रेट जीन जो इन्वॉल्व होती है, जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा 50% केसेस में होता है, और MEN2A में साथ में मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमास और हाइपर पैराथायराइडिज्म, और MEN2B में दोबारा मेडुलरी थायराइड कैंसर, मार्फिनॉइड अपीयरेंस एंड न्यूरोमास एंड लाइपो। सो लेबोरेटरी वर्कअप में मैंने आपको बता दिया, कॉर्टिसोल एक्सेस को देखने के लिए पहला टेस्ट कौन सा कराते हैं? 1 mg डेक्स सेपरेशन टेस्ट। ये सारे मरीजों में कराएंगे एड्रिनल इंसिडेंटलोमा में। अगर ये आपका बढ़ा आ गया 1.8 से, तो नेक्स्ट टेस्ट कंफर्मेटरी कराएंगे 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल, ठीक है। वो फिर कंफर्मेटरी टेस्ट है 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल। फिर जाहिर है आप ACTH कराएंगे। अगर एड्रिनल प्रोडक्शन है तो ACTH क्या होगा? कम। अगर पिट्यूटरी या एक्टोपिक है तो ACTH क्या होगा? ज़्यादा। उसको सेपरेट करने के लिए फिर हाई डोज डेक्स सेपरेशन कराते हैं, जिस पर भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है। फिर एल्डोस्टेरोन एक्सेस जब कराएंगे जब हाइपरटेंशन हो विद या विदाउट हाइपोकैलीमिया, या हाइपोकैलीमिया हो विदाउट हाइपरटेंशन तो भी आप करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली हाइपरटेंशन विद और विदाउट हाइपोकैलीमिया। पहला टेस्ट है रेनिन एल्डोस्टेरोन टेस्ट, फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। यूजुअली आमतौर में हम लोग सेलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट कराते हैं। सेलाइन देते हैं, जब सेलाइन देते हैं तो बॉडी कहेगी कम करो एल्डोस्टेरोन को, लेकिन सेलाइन के बाद भी अगर एल्डोस्टेरोन कम नहीं हो रहा बॉडी में, खुलासा बता रहा हूँ, टेस्ट की डिटेल पढ़ लेना, तो अगर सेलाइन देने के बाद भी एल्डोस्टेरोन कम नहीं हुआ, मतलब एल्डोस्टेरोन ट्यूमर है बॉडी के अंदर। समझ आ रही है बात? अगर किसी को नॉर्मल सेलिन दे रहे हैं तो फिर रेनिन कम होगा, एल्डोस्टेरोन भी कम होगा, लेकिन वो एल्डोस्टेरोन ट्यूमर में एल्डोस्टेरोन कम नहीं होगा। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। ये लेवल्स हैं एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो। जो रेशियो दुनिया भर में रेकमेंडेड है ना, उसमें रेनिन एक्टिविटी है, लेकिन पाकिस्तान में रेनिन एक्टिविटी कोई भी लैब नहीं करती है। जो आगा खान भी करती है वो रेनिन लेवल करती है। तो हम वो रेनिन लेवल से जो है रेनिन और एल्डोस्टेरोन के लेवल्स यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि दुनिया भर में एल्डोस्टेरोन का लेवल होता है और रेनिन रिपोर्ट होती है रेनिन एक्टिविटी के तौर पे। तो हम जो रेशियो लेते हैं, अगर आप
आगा खान की रिपोर्ट निकाल के बनाएंगे रेशियो, जिसमें नैनोग्राम पर डेसीलीटर में एल्डोस्टेरोन रिपोर्ट होता है और मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml में रेनिन रिपोर्ट होता है। तो वो हम 2.7 to 3 का कट ऑफ लेते हैं एल्डोस्टेरोन। खुलासा ये कि अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ है 10 से ज्यादा है और रेनिन सप्रेस्ड है तो दिस इज एन एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर मोस्ट लाइकली। खुलासा ये है कि एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ होगा और जब एल्डोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है तो रेनिन क्या होगा? सप्रेस्ड होगा। रेनिन को जरूरत ही कुछ नहीं करने की जब एल्डोस्टेरोन खुद ब खुद बन रहा है। ठीक है, कैटेकोलामाइन एक्सेस के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप मेटानेफ्रीन, नो मेटानेफ्रीन चेक करेंगे। स्टेरॉइड, अगर आप एंड्रोजन ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप DHEAS कराएंगे। याद रखें अगर बायलैटरल एड्रिनल ट्यूमर्स हैं तो आप कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी भी सस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगेन यू आर गोइंग टू चेक कॉर्टिसोल, AM कॉर्टिसोल के कहीं कम तो नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ ट्यूमर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एड्रिनल ग्लैंड बनाए ना कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, अब आ जाते हैं केसेस पे। मुझे सिर्फ ये बता दो कि कितने लोगों को अभी तक बात समझ नहीं आई? अच्छा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब कितने लोगों को बात समझ आ गई है? अरे हाथ उठा लो। नहीं आई ना? तो जब मैं रेजिडेंसी में था तो एड्रिनल ग्लैंड मेरे लिए भी ऐसा ही था, इसलिए मैंने कहानी को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया। ये कहानी शुरू करने से पहले मैंने प्रीएम्बल बनाया। कहानी तो अब शुरू हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है संतोष भाई, मैं 10 मिनट लूंगा बस। और ये केसेस बहुत मज़ा आएगा करने में, क्योंकि जो कुछ पढ़ा ना अब इस केसेस में तो अब सब जाग रहे हैं। हाँ नहीं, मैं तो खुद एंजॉय करो, आपकी टीम इतनी अच्छी है कि दिल मज़ा आ रहा है। अपने लिए एक तालियां बजा दें और फिर केस नंबर 1 पे जाते हैं। ठीक है, केस नंबर 1, सब जाग रहे हैं? वेरी गुड, गौर से सुनना है। इनाम तय हो गया है पहले ही, 1000 रुपये, 1000 रुपये, ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड। So 61-year-old woman presented for evaluation of continuous weight gain of 50 pounds over 5 to 7 years. अब ये खातून है जिनका वजन बढ़ रहा है, 5-7 सालों में वजन 50 पाउंड बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट, शी वॉज रिसेंटली डायग्नोज विद डायबिटीज मेलाइटस। HbA1c कितना है? 7.1%, लेकिन नॉट ऑन मेडिकेशन। तो वेट भी बढ़ रहा है, डायबिटीज भी हो गई है। सोच रहे हो ना आप लोग? सोचना शुरू कर दिया है ना? वेरी गुड। मरीज जब आए ना क्लिनिक में, मरीज की शक्ल देखते ही सोचना शुरू कर देते हैं आदमी। वेट नहीं करता कि मरीज अब बताएगा मुझे क्या है, पहले से जज करो मरीज को क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही अदर कोमोर्बिडिटीज इंक्लूड हाइपरटेंशन ट्रीटेड विद लाइसिनोप्रिल 10 मिलीग्राम डेली एंड एम्लोडापिन 5 मिलीग्राम। तो हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक भी है, ओबीस भी है। गुड, आगे बढ़ रहे हैं। 2 years प्रायर शी वॉज डायग्नोज विद ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस भी है। ठीक है, नहीं अब आगे नहीं बढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता। Several months prior, she was अब कुछ महीने पहले she was incidentally discovered with a 2.2 centimeter left adrenal mass. कुछ महीने पहले ये mass आया था। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में BMI कितना है? 41, ब्लड प्रेशर 138/86। ठीक है, ऑन मेडिकेशंस बट नो फीचर्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग्स के फीचर नहीं है। वेरी गुड। ऑन अनएनहांस्ड CT स्कैन, आपने CT स्कैन कराया, द लेफ्ट एड्रिनल मास वाज लिपिड रिच -12 HU। क्या चीज रूल आउट हो गई -10 HU में? ACC रूल आउट हो गया और फ्यो रूल आउट हो गया। दो चीजें तो आपने यहीं हटा दी हैं। मेजरिंग 2.2 सेंटीमीटर इन द लार्जेस्ट डायमीटर, द राइट एड्रिनल ग्लैंड इज नॉर्मल। यहां तक बात समझ आ गई? अब आपने क्या क्या हटा दिया, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्या ये एड्रिनल एडेनोमा हो सकता है, हाँ या ना? क्या ये मायोलाइपोमा हो सकता है? यस हो सकता है, लिपिड रिच। क्या ये फियो हो सकता है? फैंटास्टिक। क्या ये ACC हो सकता है? क्या ये कोई मेटास्टेटिक ट्यूमर हो सकता है? नहीं, ट्यूमर्स की तो HU ज्यादा होती है। तो आप अब 3 हटा चुके, 2 रह गए ना, पहले 2, एड्रिनल एडेनोमा, माइलोलाइपोमा। अब माइलोलाइपोमा में क्लिनिकल फीचर्स होते नहीं होते हैं और एड्रिनल एडेनोमा में कितने होते हैं इस पर मैं बात कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेबोरेटरी टेस्टिंग, केस 1 की तरफ देखना। केस 1, मॉर्निंग कॉर्टिसोल 1 mg DST डेक्सामेथासोन दिया 1 mg, तो मॉर्निंग कॉर्टिसोल कितना आया? 2.9 होना कितना चाहिए? 1.8 होना चाहिए। ये बड़ा हुआ आ गया है। अब ACTH कितना है? लेस देन 5। ACTH कम है तो कॉर्टिसोल किधर से आ रहा है? हाँ, एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा है। वेरी गुड। DHEAS आपने हर मरीज में कराना है, याद रखें। एड्रिनल एडेनोमा के नॉर्मल आया है 26। एल्डोस्टेरोन 8 है, 10 से कम है। रेनिन एल्डोस्टेरोन का रेशियो को छोड़ दें, एल्डोस्टेरोन है ही 10 से कम, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव था पेशेंट, ठीक है, इसीलिए कराया एल्डोस्टेरोन रेनिन, ऐसे ही नहीं सारी चीजें करा ली। ठीक है, फिर यूरिन मेटानेफ्रीन नॉमेटिनेफ्रीन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कर रहे थे सस्पेक्ट? HU कम था। HU 10 से कम हो कभी नहीं कराना, बेकार का ये टेस्ट। ठीक है, यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल कराया। अब
अब जाहिर है जब यूरिनरी डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट आ गया बढ़ा हुआ, तो अब आप 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल कराएंगे। दुनिया भर में 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल कराते हैं, दुनिया भर में 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल कराते हैं, हमारे यहाँ फ्री नहीं, हमारे यहाँ कॉर्टिसोल होता है। तो अब आपने जब ये कराया तो ये आया 27, आना कितना चाहिए? 3.5 से 45 आना चाहिए। नॉर्मल आया या नहीं आया? नॉर्मल आ गया। ये क्या हो गया? डेक्स सप्रेशन में बढ़ा हुआ आया है। 24 आवर का है या नॉर्मल क्या है? क्या डायग्नोसिस है? एड्रिनल एडेनोमा तो है। देखो दो चीजें मुझे बता दो। मैक्स, वेरी गुड। तो दो चीजों के मुझे जवाब दे दो। पहला सवाल, क्या ये मैलिग्नेंट है? नो। क्या ये सीक्रेटरी है? यस। क्या बना रहा है? तो कुशिंग्स है। फिर क्या है? फैंटास्टिक, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉरी यार, ये मैंने गिरा दिया और पता नहीं रुक गया। चल गया। अच्छा अब ये देखें, नंबर 1 पे देखना है एड्रेनोकॉर्टिकल एडेनोमा। आप ट्यूमर देख रहे हैं, ये ट्यूमर ज्यादा ब्लैक लग रहा है लिवर से कंपेयर करो या ज्यादा वाइटिश है? लिवर वो रहा लेफ्ट पे ब्लैकिश है, तो ब्लैकिश का मतलब एयर की तरफ है, तो HU इसका कम है। ठीक है, मैंने तो बता दिया था HU -12 है। आगे बढ़ जाएं। केस नंबर 1, मैलिग्नेंसी वाज एक्सक्लूडेड। आपका जवाब बिल्कुल सही है, तो पहले अपने लिए एक तालियां बजा दें। डॉक्टर संतोष, आपके 1000 रुपए पहले केस पे लग गए। ठीक है, अब दूसरा केस जो है वो बढ़ेंगे। मैलिग्नेंसी एक्सक्लूड हो गई क्योंकि HU <10 था। अब मैक्स वाज डायग्नोस्ड बेस्ड, आप लोगों ने पहले से डायग्नोस कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। ठीक है, मैक्स वाज डायग्नोस्ड क्योंकि कॉर्टिसोल डेक्स सप्रेशन पे बढ़ा हुआ था, ACTH कम था, DHEAS नॉर्मल है और 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल नॉर्मल आ गया। अब आपने पेशेंट की काउंसलिंग की कि देखें आपको मैक्स है, इसकी वजह से डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, ओबेसिटी भी है, सब कुछ है, तो हार्ट अटैक स्ट्रोक आ सकता है, तो सर्जरी कर लें तो बेहतर है। मरीज ने एक्सेप्ट कर लिया। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वर्सेस एड्रेनलेक्टोमी आपने डिस्कस किया, मरीज ने कहा नहीं आई विल गो फॉर एड्रेनलेक्टोमी, चांस है कि हाइपरटेंशन डायबिटीज भी खत्म हो जाए। पेशेंट डिसाइडेड ऑन एड्रेनलेक्टोमी दैट वाज परफॉर्म्ड लेप्रोस्कोपिकली। आप देख रहे हैं कुशिंग्स नहीं है, मैक्स है, लेकिन सर्जरी हो गई है। ठीक है, पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड इन एड्रेनोकॉर्टिकल एडेनोमा। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का अगले दिन जब कॉर्टिसोल कराया तो सुबह सुबह कॉर्टिसोल हो गया 2.1, क्योंकि जो एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिसोल बना रहा था वो हमने निकाल दिया, और दूसरा वाला क्या कर रहा था? जब वो हार्मोन बना रहा था तो दूसरा वाला सप्रेस था, सो रहा था। अब उसको टाइम लगेगा, चंद महीने। तो अब अगले दिन कॉर्टिसोल 2.1 हो गया, तो आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन शुरू कर दिया मॉर्निंग में और इवनिंग में, और फिर आहिस्ते आहिस्ते 6 महीने बाद कॉर्टिसोल को आपने टेपर किया और दूसरा जो सोया हुआ ग्लैंड था वो उठ गया और कॉर्टिसोल बंद हो गया। ये इसकी पूरी कहानी थी। पेशेंट ने 15 पाउंड वेट भी लूज किया, ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो गया, डायबिटीज भी कंट्रोल हो गया। फैंटास्टिक, यू क्लियर्ड द फर्स्ट केस। लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 2। दूसरा केस। जाग रहे हैं सारे? असल मजा केसेस का है, पढ़ने पढ़ाने में तो क्या मजा, असल केसेस में आना है। ठीक है, चलें। दूसरा केस है 24-year-old woman presented for evaluation of an incidentally discovered adrenal mass on a CT scan performed in the emergency room several months earlier। कुछ महीने पहले इमरजेंसी गई थी, वहाँ CT स्कैन हुआ, उसमें वहाँ पे ट्यूमर आ गया। अच्छा, अब she was then diagnosed and treated for appendicitis। लेकिन होता है ना, CT स्कैन हुआ तो उस पर ट्यूमर आया, उन्होंने कहा अभी तो अपेंडिक्स है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, what happened next? Since then she fully recovered and was asymptomatic। She was not taking any medications or supplements। Her physical examination was normal without any signs of cortisol or androgen excess। Physical examination बिल्कुल ठीक, कोई androgen excess, कोई cortisol excess का sign symptoms नहीं है। BMI कितना है? 23। ब्लड प्रेशर कितना है? 115/64। CT स्कैन को रिव्यू किया दोबारा, डॉक्टर ने देखा कि नहीं वो CT स्कैन में क्या आया था। आप लोगों में से वो डॉक्टर थे, आपने कहा नहीं वी नीड टू सी क्या था CT स्कैन में। तो CT स्कैन में क्या था? 6.8 सेंटीमीटर का ट्यूमर, लेफ्ट एड्रेनल मैस 6.8 सेंटीमीटर का, और हाउंसफील्ड यूनिट कितना है? किसका चांस बढ़ गया? मैलिग्नेंसी का चांस बढ़ गया। व्हेन कंपेयर्ड विद प्रीवियस इमेजिंग, जब पिछली इमेजिंग से देखा 4 महीने पहले, तो साइज कितना बढ़ गया 4 महीने में? मैंने क्या बताया था? साल भर में 50 महीनों में कितना मिलीमीटर बढ़ता है? 2 मिलीमीटर। और साल में 8 महीने में अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो ये मैलिग्नेंसी का हाई चांस है। ठीक है, यहाँ तो 4 महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो अब आप लोगों के ख्याल में क्या डायग्नोसिस है? अभी तो आपने टेस्ट भी नहीं कराया है, यू थिंक दिस इज ACC। चले आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। केस नंबर 2 की रिपोर्टें देखना। मॉर्निंग कॉर्टिसोल 1 mg डेक्स सप्रेशन टेस्ट कितना है? 3.3। ये कॉर्टिसोल ज्यादा है। ठीक है, ACTH कितना है? 14। ये भी पूरी तरह ACTH भी सप्रेस नहीं है। ठीक है, DHEAS है 485, होना कितना चाहिए था? 44 से 332। तो DHEAS बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है?
एंड्रोजन ट्यूमर्स जो यूजुअली एसीसी होता है, एंड्रोजन एडिनोमा बड़े कम होते हैं। अब एल्डोस्टेरॉन कितना है? 5 है, नॉर्मल है। रेनिन को तो छोड़ दें अभी। यूरिन मेटानेफ्रिन, नॉमेटेनेफ्रिन इन्होंने क्यों करा है, क्या वजह थी? क्योंकि हाउंसफील्ड यूनिट बढ़ा हुआ था। फैंटास्टिक, जबरदस्त। और यूरिन फ्री कोर्टिसोल कितना आया है? 38। नॉर्मल है या नहीं? मुझे ये बताओ कि ये कोर्टिसोल भी बढ़ा हुआ आ गया, DHEAS भी बढ़ा हुआ आ गया। आप कह रहे थे ACC है, तो ये अब क्या है डायग्नोसिस आप लोगों के ख्याल में? चलो ACC है, ठीक है। ACC में मैक्स भी कॉन्कॉमिटेंटली हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज एन एड्रेनोकॉर्टिकल कैंसर, ठीक है। और इसमें साइज भी बहुत बड़ा था, HU भी बहुत बड़ा था, DHEAS भी बढ़ा हुआ आ गया। याद रखें DHEAS सारे एड्रेनल ट्यूमर्स पे कराना है 1 mg डेक्स सेपरेशन। मैक्स तो वैसे ही 100 ग्लैंड मिलेंगे तो 50 में मैक्स आपको मिलेगा, चाहे ACC हो चाहे नहीं हो, चाहे मेटास्टेसिस हो नहीं हो, वो अपना मैक्स साथ साथ चल रहा होगा 50% केसेस में। तो अगेन ACC। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्यूमर है जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसका जो HU था 35, विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट यू सी इन लिवर, आसपास के ऑर्गन से क्लोज है। सो दिस इज हाई HU 35। अब ये हमें देख के नहीं समझना है, जाहिर है तो रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं। जब भी एड्रेनल ग्लैंड के लिए CT कराएं तो लिखें एड्रेनल CT स्कैन, एड्रेनल प्रोटोकॉल, प्लीज मेंशन हाउंसफील्ड यूनिट। मैंने वॉशआउट का कोई जिक्र नहीं किया। पुराने ज़माने में वॉशआउट पढ़ते थे हम लोग। अब नए 2 बड़ी स्टडीज़ और सिस्टमिक रिव्यू आए जिन्होंने बताया वॉशआउट इतना सही नहीं बताता नहीं है, तो वॉशआउट को छोड़ दें। पहले होता था वॉशआउट अच्छा हो गया तो जो बिनाइन होगा, वॉशआउट पुअर है तो मैलिग्नेंसी का चांस है, बट दिस इज नाउ ऑब्सोलीट। ये ऑब्सोलीट हो गया आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 में क्या हुआ? ACC वाज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। इनकी ओपन सर्जरी हो गई। हमेशा ओपन सर्जरी करनी चाहिए, लैप्रोस्कोपिक में से बेहतर है ओपन सर्जरी कर लें कि लेफ्ट एड्रेनल ट्यूमर है, ताकि आपको कुछ और नजर आ रहा है तो आप कर लें। ऑन पैथोलॉजी मैस आया 5.5 by 7.5 by 6.9 सेंटीमीटर। पेशेंट वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी एंड ऑप्टेड टू इनिशिएट माइटोटेन स्टेरॉइड को ब्लॉक करता है, बेसिकली स्टेरॉइड सिंथेसिस को, ठीक है। माइटोटेन बहरहाल उन्होंने 15 महीने ली, फिर GI साइड इफेक्ट थे, रोक दी। ये सब हमने नहीं करना है, ये सब यहाँ ऑन्कोलॉजी को भेज दिया। ACC जैसे ही आया हमने कहा ऑन्कोलॉजी टेक ओवर प्लीज, जिसका केस हो उसको हवाले कर देना चाहिए। फिर ये वो लोग देख रहे हैं इसको, और ये 5 years आफ्टर एड्रेनोटोमी पेशेंट इज डूइंग वेल एंड इन रेमिशन। अभी भी पेशेंट रेमिशन में। अच्छी बात ये थी कि वो मेटास्टेसाइज नहीं किया उसने। केस नंबर 3 आखिरी केस है, 2 केसेस सही बता दिए, आखिरी केस है और ये मुश्किल केस है, मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो जाग रहे सारे? यस। इतने हल्के क्यों बोल रहे हो? यस, ठीक है, डर नहीं, ये बड़ा अच्छा केस है। यू लर्न विद दिस केस, इज अ ब्यूटीफुल केस, ठीक है। बहुत मजे का केस है, इसको गौर से पढ़ना। 47-year-old वुमन प्रेजेंटेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बायलैटरल एड्रेनल ट्यूमर। अब एड्रेनल ट्यूमर क्या है? बायलैटरल है, ठीक है। अब मजा आएगा इसमें। अब ओवर द पास्ट 3 years शी प्रोग्रेसिवली गेन 27 pounds, मोस्टली ओवर एब्डोमिनल एरिया, डेवलप्ड सप्राक्लेविकुलर एंड डॉर्सो सर्वाइकल फैट पैड्स, स्ट्राया भी हैं, एंजाइटी भी है, इंसोम्निया है। क्या है ये? कुशिंग्स। आपने तो बता दिया 2 लाइनों में। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन शी रिपोर्टेड अ न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन, न्यू ऑनसेट डायबिटीज भी हो गई। चलें जी। एट द टाइम ऑफ एवेल्यूएशन मेडिकेशंस क्या थी? लाइसिनोप्रिल, एमलोडिपिन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड मेटफॉर्मिन। तो ये तो कुशिंग्स आपने बता दिया, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, BMI भी 31 है, एब्डोमिनल एंड अपर थाया स्ट्राया भी हैं, फेशियल राउंडिंग एंड एरिथमा भी है, सर्वाइकल डॉर्सो सर्वाइकल पैड भी है। कुशिंग सिंड्रोम इज सस्पेक्टेड, ठीक है। अब इमेजिंग को आपने रिव्यू किया, आपने कहा लाइन CT स्कैन देखेंगे। इमेजिंग रिव्यू करी तो दोनों तरफ ट्यूमर है, बायलैटरल, 2.2 सेंटीमीटर ऑन द राइट, 2.4 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट, कंसिस्टेंट विद एड्रेनल एडेनोमा। दोनों का HU कितना है? 5 HU में क्या रूल आउट हो गया? मैलिग्नेंसी गई, फ्यू आउट। और ये तो आपको लग रहा है कि एड्रेनल एडेनोमा विद कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि ट्यूमर दोनों तरफ है। तो ट्यूमर दोनों तरफ है, लेकिन कुशिंग तो एक ही तरफ होगा मोस्ट लाइकली। तो क्या दोनों निकाल दें ग्लैंड? अब कौन सा निकाले, सवाल ये। तो अब क्या करेंगे आगे? पहले लैब्स देख लें। केस नंबर 3 मॉर्निंग कोर्टिसोल कितना है? 1 mg के बाद 22, 1.8 से कम होना चाहिए था, 22 है। ACTH लेस देन 5 है, DHEAS नॉर्मल है, एल्डोस्टेरॉन 4 दोबारा नॉर्मल आ गया। मेटानेफ्रिन, नॉमेटेनेफ्रिन क्यों नहीं कराया? क्योंकि HU लेस देन 10 था। फैंटास्टिक, ग्रेट। 5 का HU था। यूरिन फ्री कोर्टिसोल कितना है? 389, बहुत बड़ा हुआ है। तो क्या चीज कंफर्म हो गई लैब्स पे? कुशिंग्स। अब मसला क्या है कि ग्लैंड कौन सा निकालें, ठीक है। अब ये वो चीज है जो आपके लेवल पे ये मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं यहाँ से सिखा दूंगा इस केस में, ठीक है। इमेजिंग शोड बायलैटरल बेनाइन लीजन्स, HU लेस देन 10 था, 5 का था, इक्वली था।
AVS एड्रेनल वेन सैम्पलिंग करी। इसकी एड्रेनल वेन सैम्पलिंग भी मुश्किल से समझ आती है, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आ गया, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर AVS की एड्रेनल वेन सैम्पलिंग की टू आइडेंटिफाई द सोर्स के कौन से एड्रेनल से आ रहा है, लेफ्ट वाले के राइट वाले। तो जहां से भी आएगा वो वेन में आएगा ना, एड्रेनल ग्लैंड से ड्रेन होगा वो कॉर्टिसोल किधर, वेन के अंदर। और लेफ्ट वाला वेन तो नहीं जाती IVC में, राइट वाली वेन कहाँ जाती है? IVC में जाएगी। अब AVS आपने परफॉर्म किया। इन AVS में आप क्या करते हैं, डेक्सामीथासोन 0.5 मिलीग्राम बाहर से देते हैं, 4 डोजेस देते हैं, 6-6 घंटे से देते हैं, 2 दिन तक। फिर करते हैं डेक्सामीथासोन क्यों देते हैं? ताकि कॉर्टिसोल को सप्रेस करें, ताकि एक तरफ ट्यूमर है वो तो सप्रेस नहीं होगा, दूसरी तरफ नॉर्मल वाले को और वैसे बेचारा सप्रेस्ड होगा पिछले वाले की तरफ से, लेकिन और सप्रेस आपने कर दिया। ठीक है, अब सक्सेसफुल बायलैटरल एड्रेनल वेन कैन्युलेशन करी। दोनों एड्रेनल वेन में आप कैनुला डालते हैं और IVC में भी कैनुला डालते हैं, 3 डालते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, लेफ्ट एड्रेनल वेन टू इंफीरियर कैवा रेशियो वाज 17। अब ये यहाँ से समझ नहीं आएगा, ये मैं यहाँ से सिखाऊंगा पिक्चर से। अब एपिनेफ्रीन क्यों करते हैं? पहले हम टेस्ट करते हैं तीनों कैनुला से एपिनेफ्रीन। सो एपिनेफ्रीन जो है एड्रेनल वेन में ज्यादा आना चाहिए कंपेयर टू इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, 100 ज्यादा होना चाहिए। आप देख रहे हैं इंफीरियर वेना कैवा में कितना है, 82, और बाकी लेफ्ट राइट पे जो एड्रेनल वेन है उसमें हजारों में है। तो एपिनेफ्रीन 100 ज़्यादा है, मतलब ये कैनुला सही जगह डाला है। तो एपिनेफ्रीन सिर्फ इसलिए चेक करते थे कि कैनुला सही जगह डाला है कि नहीं डाला है। IVC के मुकाबले में राइट लेफ्ट एड्रेनल वेन 100 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। अब कॉर्टिसोल को देखो गौर से, राइट एड्रेनल वेन में कॉर्टिसोल कितना है, 53, लेफ्ट में कितना है, 323, इंफीरियर वेना कैवा में कितना है? आपके ख्याल में ट्यूमर किधर है? लेफ्ट साइड पे। अब इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप देखते हैं दोनों कॉर्टिसोल को राइट और लेफ्ट एड्रेनल वेन के डिवाइड करते हैं इंफीरियर वेना कैवा के कॉर्टिसोल से। तो 53 को डिवाइड किया, 19 से नीचे लिखा हुआ है 2.8, और उधर लेफ्ट एड्रेनल वेन वाले को भी इंफीरियर वेना कैवा से डिवाइड किया, कितना आया, 17, जिसका 6.5 से ज्यादा है ट्यूमर उधर ही है। दोनों को कंपेयर किससे किया, इंफीरियर वेना कैवा से। 6.5 से ज्यादा है तो ट्यूमर उसी में। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि दोनों राइट लेफ्ट को भी कंपेयर करके देखो, डिवाइड करके देखो। तो 17 डिवाइडेड बाय 2.8 किया, कितना आया, 6.1। इसका रूल ये है कि इंफीरियर वेना कैवा से कंपेयर करो तो 6.5 गुना ज्यादा हो, और आपस में कंपेयर करो दोनों एड्रेनल को तो 2.3 से ज्यादा हो। दोनों क्राइटेरिया मीट करते हैं। तो ट्यूमर किधर था, लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर था, आपने उस ट्यूमर को सर्जरी कर ली और तीसरा केस भी हल कर लिया। ठीक है, एक आध और स्लाइड्स थी लेकिन वो मोस्टली रेपिटेशन थी। दिस इज माय फेसबुक यूट्यूब पेज फॉर पब्लिक अवेयरनेस AA in Park। थैंक यू वेरी मच, मैंने बड़ा एंजॉय किया है।